हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा। तो बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलिए, क्वेश्चंस होते जाएंगे। बस मेन क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिकली सोचना है और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों काम करना है। ठीक है, तो हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे वो बच्चों आपके 6 तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बल्ब वाला। आज आपका बच्चों 7 क्वेश्चन चलेगा। तो आइए 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, पहले ध्यान से पढ़िए। एक सिक्का समसर्वय संतुलित नहीं है, मतलब वो संतुलित नहीं है। संतुलित मतलब जैसे नॉर्मली जो सिक्के होते हैं वो संतुलित मतलब ये है कि आप उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन आ सकती है, लेकिन ये कैसा है, ये संतुलित नहीं है। मतलब ये जो है सेट नहीं है सिक्का जो है, जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। मतलब ये सिक्का सही नहीं है, खराब सिक्का है। कैसा खराब सिक्का है कि भाई इसमें जो चित्तों की संख्या है ना वो पट से 3 गुना आती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमने सिक्के को 4 बार उछाला, 4 बार हमने सिक्के को उछाला। जब सिक्के को हम 4 बार उछालेंगे तो 3 बार उसमें पक्का हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा। 4 बार जब सिक्के को हम उछालेंगे तो 3 बार उसमें से हेड आएगा, ये श्योर है। अब हो सकता है पहली बार पे आ जाए, दूसरी पे आ जाए, तीसरी पे आ जाए, चौथी पे आ जाए। ठीक है, लेकिन आएगा 3 बार हेड। 4 बार सिक्के को उछालेंगे तो 3 बार श्योर इसमें हेड आना है और 1 बार टेल आएगा, इसलिए सिक्का खराब है। और वरना नॉर्मल जो सिक्के होते हैं कितनी बार हेड आ सकता है, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड 4 बार टेल आ जाए, या 2 बार हेड 2 बार टेल, तो संभावना बहुत सारी बनती है। लेकिन इसने कह दिया समसर्वय संतुलित नहीं है सिक्का जो है, सिक्का जो है बैलेंस्ड नहीं है। अगर सिक्के को उछालेंगे तो टेल की तुलना में जो हेड है वो 3 गुना आएगा। मतलब अगर सिक्के को 4 बार उछालेंगे, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, 4 बार उछालेंगे, इसमें नहीं कहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हेड जो है टेल से 3 गुना अधिक आता है, 3 गुना आता है। मतलब ये हो गया कि अगर 4 बार सिक्के को उछाला जाएगा तो 3 बार क्या आएगा, 3 बार उसमें हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा। ऐसा है ये सिक्का। ठीक है, यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। यानी प्रायिकता बंटन वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और देखिए x की वैल्यू क्या होगी, यदि सिक्के को 2 बार उछाला गया है, सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 2 बार, तो पटों की संख्या की प्रायिकता x की वैल्यू क्या होगी, पटों की संख्या, क्योंकि प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता बंटन किसकी बनानी है, पटों की संख्या की। तो x का मान क्या होगा, पटों की संख्या, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और प्रायिकता बंटन बनानी होती है, वही x का मान होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो x क्या होगा, पटों की संख्या, x बराबर पटों की संख्या। ठीक है भाई। और सिक्का में जो है, सिक्का उछालने पर चित्त जो है पट का 3 गुना संभावना होती है। मतलब चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। यानी चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने से 3 गुनी है, 3 गुनी है। यानी हेड आने की संभावना पट आने की संभावना से 3 गुनी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला गया है, सिक्के को, ये सारी चीजें डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सिक्के को 2 बार उछाला गया है, 2 बार टॉस किया गया है, उछाला गया है, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन बताना है। भाई पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको बताना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, पटों की संख्या। तो अब भाई देखिए, हम सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो संभावना क्या है, सबसे पहले सुन लीजिए। सिक्के को जब हम, सिक्के की जो हेड आने की प्रायिकता है वो कितनी है, 3 गुनी है, किससे, पट आने की प्रायिकता से। क्लियर ना। ठीक है, अब देखिए भाई, यानी हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पर कि हेड आने की जो प्रायिकता होगी, p हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/3, और टेल आने की जो प्रायिकता होगी
वो होगी, यानी 4 में से हम 1/3 होगी। यस, 4 में से नहीं, 3/4, 3/4, 3/4। और टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, अगर हम निकालें तो टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी आपकी 1/4, क्योंकि 4 में से 3 बार हेड और 1 बार टेल आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि सिक्के को हमने 2 बार उछाला। क्या उछाला? 2 बार उछाला सिक्के को। ठीक है, तो सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई? हो सकता है एक भी बार टेल ना आए, मतलब एक्स एक भी बार टेल नहीं आ सकता भाई। हमने एक बार उछाला तब भी टेल नहीं आया, दूसरी बार उछाला तब भी टेल नहीं आया, तो टेल एक भी बार नहीं आया तो एक्स बराबर क्या हो गया? 0। एक्स बराबर क्या हो गया? 0। टेलों की संख्या क्या होगी? 0, तो एक्स बराबर 0। हो सकता है एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हो सकता है दोनों ही बार टेल आ जाए, दोनों ही बार टेल आ जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3। तो 3 वैल्यू बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यादृच्छिक चर क्या होगा यहाँ पे बच्चों? यादृच्छिक चर x बराबर क्या क्या हो सकता है? हमने 2 बार सिक्के को छाला और x की वैल्यू क्या होगी? पटों की संख्या, और एक भी बार पट नहीं आया तो मतलब 0। या ये भी हो सकता है, यानी कैसे 0 कब होगा? जैसे सुन लीजिए आप, पहली बार छाला तब भी हेड, दूसरी बार छाला फिर भी हेड, तो पटों की संख्या क्या हुई? 0। या फिर एक बार हेड एक बार टेल, या एक बार टेल एक बार हेड, तो दोनों में टेल कितने आ रहे हैं? 1। भाई यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो टेल आने की संभावना कितनी है? 1। ठीक है, और या फिर पहली बार टेल और दूसरी बार भी टेल, तो मतलब 2। तो x की जो यादृच्छिक चर के जो मान होंगे वो क्या होंगे? 0 1 2, 0 1 2। हो सकता है एक ही बार टेल ना आए, हो सकता है एक बार टेल आए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। ठीक है, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? इनकी प्रोबेबिलिटी, तो एक भी बार हेड नहीं, एक भी बार टेल नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा भाई? हेड आएगा। तो पहली बार उछाला p x बराबर क्या होगा? जब 0। जब एक भी बार टेल ना आए, तो एक भी बार टेल नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? हेड आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। पहली बार उछाला भाई तो टेल नहीं आया, हेड आया, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। क्यों? क्योंकि जब यहाँ हमने ये खुद निकाली है। क्यों? क्योंकि जब 4 बार सिक्के को छालेंगे तो 3 बार हेड आने की, 3 बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, ये वो खुद कह रहा है। क्योंकि हेड आने की प्रायिकता की जो संभावना है वो टेल से 3 गुना है, तो इट मीन्स 4 बार छालेंगे तो 3 बार हेड, एक बार टेल। ठीक है, तो पहली बार छाला फिर पहली बार छाला तो हेड आया, तो हेड आने की प्रायिकता 3/4 इंटू दूसरी बार छाला फिर भी हेड आया, इट मीन्स फिर भी 3/4, तो कितना हो गया? 9/16। ठीक है, क्योंकि एक भी बार टेल नहीं आया, इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू 0। क्लियर? दूसरा, एक बार हेड आए एक बार टेल आए, या हो सकता है पहली बार में टेल आए दूसरी बार में हेड आ जाए, या जरूरी थोड़ी है पहली बार में हेड आए दूसरी बार में टेल आ जाए, तो क्लियर नहीं है। तो मान लीजिए अगर पहली बार में हेड आया, यानी p कब? जब x बराबर क्या हो? 1, तो हो सकता है पहली बार हेड में दूसरी बार टेल आए। भाई पहली बार छालें तो हेड आए, तो हेड आने की प्रायिकता 3/4, और दूसरी बार छाए तो टेल आए, तो टेल आने की प्रायिकता 1/4। या ये भी तो सकता, जरूरी थोड़ी है पहली बार में हेड आए, पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आए तो प्लस आएगा। फिर पहली बार में अगर टेल आएगा तो टेल आने की प्रायिकता 1/4, और दूसरी बार में हेड आएगा तो हेड आने की प्रायिकता 3/4, इस तरीके से। या फिर इसी में 2 से गुणा कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बात को आप समझ पा रहे हैं कैसे? भाई पहली बार उछाला हमने तो एक ही बार हेड नहीं आया, वो एक भी बार टेल नहीं आया, तो एक टेल नहीं आया तो टेल नहीं आया, तो इसका मतलब हेड आया, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। दूसरी बार उछाला फिर भी टेल नहीं आया, तो फिर कौन आया? हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर ये भी है कि भाई एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए, तो एक बार हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी 3/4, और एक बार टेल आएगा तो 1/4। यहाँ पे जरूरत थोड़ी है पहली बार में हेड आए, पहली बार में टेल आता तो फिर 1/4 इंटू दूसरी बार में हेड आता तो 3/4। ठीक है, कुल मिला के इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 3 एकम 3/16 प्लस 3/16, यानी 6/16 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीसरा केस क्या बन रहा है भाई? पहला केस तो जब टेल एक भी नहीं आए तो मतलब 0, दूसरा केस जब टेल एक बार आए तो 1, तीसरा केस जब टेल दोनों बार आए तो भाई दोनों बार टेल आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फिर इसकी तो आराम से निकल आएगी, तो कि p x बराबर 2,
क्योंकि टेल 2 बार आया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो पहली बार उछाला टेल आया तो प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरी बार उछाला फिर भी टेल आया तो प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब 1/16 हो गई। ठीक है बच्चों, 1/16। अब चेक कर लेते हैं कि हमने सही निकाला या नहीं। तो चेक करो, ऊपर वाली वैल्यू जोड़ो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 आता है। तो जोड़ो ऊपर 9 और 6 15 और 1 16, 16/16 कट के क्या आ गया 1। इट मीन्स ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई और रैंडम वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब क्या बना लेंगे हम, जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे यहाँ पे, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन। ठीक है, प्रायिकता बंटन के लिए पहले भी बता चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर x और यहाँ पर px। ठीक है, तो जब टेल आने की टेल एक भी बार नहीं आया, मतलब x की वैल्यू क्या थी 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या थी 9/16। एक ही बार टेल आने की प्रायिकता 9/16। ठीक है, एक बार हेड एक बार टेल, या एक बार टेल एक बार हेड आए, यानी x की वैल्यू क्या हो जब 1 हो। एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/16। आप चाहो तो काट के भी ले सकते हो इसको, 2 तिया 6, 2/16, 3/8, 3/8। ठीक है, फिर दोनों बार टेल आए तो x की वैल्यू 2 और प्रोबेबिलिटी क्या दोनों बार टेल आने की 1/16। ठीक है, एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे आपको करना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना सीखिए। पहले आप ये देख लीजिए करोगे, जो रैंडम वेरिएबल है, जो यादृच्छिक चर है, जो x है, वो x क्या होगा। x पूछा क्या है हमसे, प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन किसकी पूछी है, टेल आने की। तो x की वैल्यू क्या होंगी टेल। तो भैया एक सिक्के को 2 बार उछालना है। हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, मतलब एक ही बार टेल नहीं आए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वो 0। क्यों होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें टेल आने की बनानी है, और टेल तो यहाँ एक भी बार नहीं आया, तो टेल की संख्या क्या रही 0। जब हेड आया पहली बार, दूसरी बार भी हेड आया, तो टेलों की संख्या 0। फिर दूसरी बार उछाला, हो सकता है पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड। तो एक बार तो टेल आएगा कम से कम, एक बार तो टेल आएगा ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। या दोनों बार टेल आ जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिसमें 0 टेल आ रहा है, 1। तो और 1, ठीक है, एक सैंपल पॉइंट है, और वो है कौन सा हेड, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। ये कंडीशन उसने पहले डाल दी है। अगर ये कंडीशन नहीं डालता तो फिर 1/2 होती, लेकिन उसने कंडीशन पहले बता दी कि भाई सिक्का जो है ठीक नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। वो हेड आएगा 3 बार तब जाके टेल आएगा 1 बार। तो इट मीन्स दैट कि 3/4 1/4 प्रोबेबिलिटी। तो भाई दोनों बार हेड आया तो पहली बार हेड आने की 3/4, दूसरी बार भी हेड आने की 3/4, 9/16। फिर एक बार हेड एक बार टेल, तो 3/4 गुणा 1/4। यह जरूरी थोड़ी है पहली बार में हेड आए, पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में हेड आ जाए तो फिर इसकी वही 1/4 3/4 सॉल्व कर दिया। ऐसे ही दोनों बार टेल आए तो एक्स की वैल्यू 2, तो दोनों बार टेल आने की प्रायिकता, तो 1/4 इंटू 1/4 मतलब 1/16 सॉल्व किया, आंसर आया। ऐसे आपको करना है। तो ऐसे पीछे भी मैं 1-2 क्वेश्चन करा चुका हूँ लगभग, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये 7 क्वेश्चन समाप्त। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया करना बच्चों, क्योंकि वरना वैसे अगर आप ध्यान दे करेंगे ना तो बहुत घूम जाएंगे प्रोबेबिलिटी में। बहुत सिंपल प्रोसेस से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिए 7 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। यानी यहाँ पर हमें प्रायिकता बंटन बना के दिया है। अभी तक हम बना रहे थे प्रायिकता बंटन, यहाँ हमें ऑलरेडी बना के दिया है। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक तो के ज्ञात करना है, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू 6 से बड़ी हो, एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 3 से छोटी हो। ठीक है, 4 सवाल हैं इस एक के अंदर। तो देखिए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं यहाँ पर जो हमें दे रखी है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। ठीक है, यहाँ दे रखा है रैंडम वेरिएबल और यहाँ उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। 0 जब x की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी 0, x की वैल्यू 1 तो k प्रोबेबिलिटी, x की वैल्यू 2 तो प्रोबेबिलिटी 2k, x की वैल्यू 3 तो प्रोबेबिलिटी अगेन 2k, दोबारा से 2k, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 4 तो प्रोबेबिलिटी 3k, x की वैल्यू 5 तो प्रोबेबिलिटी k स्क्वायर, x की वैल्यू 6 तो प्रोबेबिलिटी 2k स्क्वायर, x की वैल्यू 7 तो प्रोबेबिलिटी 7k स्क्वायर प्लस k, 7k स्क्वायर प्लस k। चलिए, तो देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो भी लिख लेते हैं। पहले पॉइंट में जो हमें वैल्यू निकालनी है k, दूसरे पॉइंट में p x इज लेस देन 3, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में p x इज ग्रेटर देन 6, चौथे पॉइंट में p x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। ठीक है, चलिए तो देखिए प्यारे समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्चुअली ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है और इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो k का मान निकालना है, तो भाई ये रैंडम वेरिएबल्स हैं और ये उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी हो और आपको वो चेक करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या गलत है, तो उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका सबका सम क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, सबका सम क्या आता है, 1 आता है। स्टार्टिंग की मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में शुरुआत में 1-2 क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से। तो इसका मतलब ये अगर प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है तो इसकी सभी प्रायिकताओं का वन, सभी प्रायिकताओं का जो सम है, जो योग है, वो 1 आना चाहिए, ऑफकोर्स 1 आना चाहिए। ठीक है, यस। तो अब यहाँ से k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, पहला पॉइंट, हम जानते हैं दी गई प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग सभी प्रायिकताओं का योग बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो प्रायिकताएं कितनी है भाई, सब जोड़ो। यहाँ पे 0 प्लस k, यही तो प्रायिकताएं हैं, इन सबको जोड़ दो और बराबर क्या आना चाहिए, 1। तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k बराबर 1। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करो प्यारे। देखिए k स्क्वायर और 2k स्क्वायर कितना होगा, 3k स्क्वायर और 7 10k स्क्वायर। ठीक है, 2k और 1k 3k और 2k 5k और 3k 8k और 1 ये रहा 9k प्लस 9k बराबर क्या, 1 को लेफ्ट में ले आओ। तो 10k स्क्वायर प्लस 9k इधर आएगा -1 बराबर 0। ये क्या बन गई है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बन गई तो यहाँ से बच्चों फैक्टर करो और k का मान निकालो। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 10 से कम 10 और घटाने पर लाना है 9। तो फैक्टर क्या होगा, 10 - 1, तो 10k स्क्वायर, 9 को लिखेंगे हम 10 - 1 k -1 बराबर 0। तो 10k स्क्वायर और यहाँ कितना बचा घटा के, 9k, सॉरी घटा के नहीं, मल्टीप्लाई करो उधर k का, तो 10k और -1k, -1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या रहा है भाई, 10k, तो बचा क्या, k + 1, यहाँ से -1, तो k + 1 बराबर 0। तो k + 1 कॉमन और यहाँ 10k - 1 बराबर 0। तो k + 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1, और एक k की वैल्यू आ गई 10k बराबर हो जाएगा 1। तो k बराबर 1/10। ठीक है, तो 1/10 आई थिंक आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि k की वैल्यू माइनस है तो प्रोबेबिलिटी माइनस की तो कभी होती नहीं है। और हम यहाँ माइनस लेंगे तो ये सब प्रोबेबिलिटी माइनस में हो जाएंगी और प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं आती है, तो फिर ये तो होगा नहीं। तो k की वैल्यू हो गई 1/10। ठीक है, k की वैल्यू क्या हो गई, 1/10 हो गई। चलो, तो यहाँ पे आप लिख दे सकते हैं, लिखा तो है ही खैर, k बराबर 1/10। ओके,
दूसरे पॉइंट में हमसे क्या पूछा है भाई, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो। तो p जब x की वैल्यू छोटी हो 3 से, तो x की वैल्यू 3 से छोटी हो तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है भाई, x की वैल्यू जब 3 से छोटी हो, x की वैल्यू 1 2 3, 3 से छोटी छोटी, 3 से छोटी सब क्या है ये, यानी ये सब को जोड़ देना है। मतलब कि p x इज इक्वल टू 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1 फिर प्लस p x इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो कि 3 से छोटी, तो 3 से छोटी मतलब 0 1 और 2, 3 से छोटे ही तो होंगे। तो कब निकालनी है, जब x का मान 3 से छोटा हो। तो x का मान 3 से छोटा हो मतलब 0 हो 1 हो 2 हो, तो यहाँ पे इनको जोड़ दो भाई। तो p x बराबर 0 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0, p x बराबर 1 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है k, p x बराबर 2 इसकी कितनी है 2k। ठीक है, इन्हें सॉल्व करते 0 हो गया, 2k और 1k 3k, और k की वैल्यू कितनी है प्यारे, अभी अभी निकाली है हमने 1/10, तो यहाँ लगा दीजिए 1/10, ये कितना आ जाएगा 3/10। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x का मान 6 से क्या हो बड़ा हो। तो प्रोबेबिलिटी जब x इज ग्रेटर देन 6, मतलब x का मान 6 से बड़ा हो, तो कौन सा है इसमें 6 से बड़ा, सिर्फ एक ही है 7। तो p जब x बराबर क्या हो 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7k² प्लस k, 7k² प्लस k। तो 7k की वैल्यू कितनी है भाई 1/10, 1/10 का क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 मतलब 7 1/100 प्लस 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/100 प्लस 1/10, एलसीएम 100, 7 10 का करेंगे इसमें 10, 17/100। ठीक है, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। इसने कहा था प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x का मान 6 से बड़ा हो। तो x का मान 6 से बड़ा यहाँ पे एक ही है 7, तो x बराबर 7 पे निकालनी है। मतलब x बराबर 7 पे प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 7k² प्लस k, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन जब k की वैल्यू हमें पता है तो k की वैल्यू लगा दो ना, यहाँ पे k की वैल्यू लगा के सॉल्व आउट कर दिया, जो भी आएगा वही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जब x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में देखो बच्चों हमसे क्या पूछा है, फोर्थ पॉइंट में पूछ रहा है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। तो 0 से बड़ी और 3 से छोटी मतलब 1 और 2, तो जब p जब x बराबर क्या हो 1 और प्लस p जब x बराबर क्या हो 2, क्योंकि 0 से बड़ी और 3 से छोटी के बीच में क्या आएगा 1 और 2 ही आएगा। तो x बराबर 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, वो k है। x बराबर 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, कितना आ गया 3k। तो 3 इंटू के की वैल्यू 1/10 मतलब 3/10। ठीक है, इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी आ गई। x की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी, इट मीन्स 1 और 2, तो 2k प्लस 1k 3k और k की वैल्यू लगा दी 3/10 आपका आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन हट के था एक्चुअली। अभी तक क्या था कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती थी, ये सारी चीज़ें हम निकालते थे, ये सब निकालते थे और ये निकाल के टेबल में रखते थे। अब के टेबल में पहले से रखाई दे रखी हैं, वापस निकालनी है, उल्टा सा हो गया एक तरीके से। और कंडीशंस कुछ ऐसी दे रखी हैं, तो कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब x की वैल्यू क्या है रैंडम वेरिएबल, ये px क्या है सब प्रोबेबिलिटी। हम जब टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे px क्या लगते हैं, वहाँ पे सब जगह प्रायिकता ही तो लिखते हैं, जो प्रायिकता निकालते हैं, और ये x की जो पॉसिबल वैल्यू होती हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो अभी भी तो वही चीज़ है, बस टेबल बना के दे दी है। तो बस जो भी पॉइंट पूछा k की वैल्यू पूछी है तो दिमाग लगाओ यार, जिस सब प्रोबेबिलिटी है तो इन सब का सम 1 ही तो आएगा, तो 1 आएगा तो इन सबको जोड़ के बराबर 1 रख दो, द्विघात समीकरण बन गई, फैक्टर कर लो, k की वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो कभी होती नहीं है, क्योंकि k क्या है, k है प्रोबेबिलिटी और k की वैल्यू आ रही है -1, इट मीन्स दैट कि k की वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि k एक प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो k की वैल्यू -1 नहीं होगी, इट मीन्स 1/10 होगी, फिर 1/10 होगी। ओके, ऐसे दूसरे पॉइंट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x का मान 3 से छोटा हो। तो 3 से छोटा है तो क्या क्या होगा भैया, 3 से छोटा 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो 0 पर 1 पर और 2 पर तीनों पर प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 0k 2k इन्हें जोड़ दो, 0k 2k 3k, k की वैल्यू लगा दो 1/10, 3/10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 6 से बड़ी हो, 6 से बड़ी क्या है इसमें 7,
x बराबर 7 पे प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 7k² + 1, तो 7k² + 1 k की वैल्यू लगा दी, सॉल्व आउट किया 17/100 आ गया। ठीक है, और लास्ट प्रोबेबिलिटी पूछी आपकी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो 3 से छोटी हो, तो x की वैल्यू 3 से छोटी 0 से बड़ी, इट मीन 1 और 2 आ रहे हैं बीच में, तो x = 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है k, और x = 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, कितना आ गया 3k, k की वैल्यू लगा दी 3/10, आंसर समझ में आया। ऐसे आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं आई होप कि आपको समझ में भी आते जा रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है बच्चों में। क्वेश्चन है आपका 9। देखिए 9 में हमसे क्या दिया है, 9 में क्या है बच्चों, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन px हमें दे रखा है। अब के जो प्रायिकता फलन है वो हमें दिया है। ठीक है, फंक्शन के रूप में एक दे रखी है प्रोबेबिलिटी, निम्न प्रकार से है कि k का कोई, जहाँ k कोई क्या है संख्या है बच्चों। ठीक है, तो प्रायिकता जो फलन दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। x क्या है, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन दे रखा है, तो प्रायिकता फलन कितना है प्यारे, प्रायिकता फलन दे रखा है px बराबर k, कब, जब x बराबर क्या हो 0। ठीक है, और 2k कब, जब x बराबर क्या हो 1 हो। 3k कब, जब x बराबर 2 हो। ठीक है, और 0 ये कब है, जब अन्यथा, यानी x की वैल्यू कुछ और हो 2k 0 1 2 के अलावा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हमसे बच्चे पूछ ली हैं। x कोई संख्या है, पहला a में हमसे पूछा है k की वैल्यू क्या है, और b पॉइंट में हमसे पूछा है, ये a पॉइंट में पूछा था, ये b पॉइंट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू छोटी हो 2 से, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू छोटी या बराबर हो 2 के, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू 2 के बराबर या बड़ी हो, 2 से बराबर या बड़ी हो। चलिए, तो पहले तो k का मान पूछा है भाई, तो ये सब क्या है, अभी तक क्या था कि हमें प्रायिकता बंटन बना के दे रखी थी, और प्रायिकता बंटन के रूप में ना दे के एक यहाँ पे फंक्शन के रूप में दे दी। जो प्रायिकता बंटन थी, जो भी डिटेल प्रायिकता बंटन के अंदर लिखी जाती है वो सारी डिटेल एक फंक्शन के अंदर हमें दे दी बच्चों। क्या दे दी, एक फंक्शन के अंदर हमें दे दी बच्चों। इट मीन्स कि ये सभी प्रायिकताएं हैं, और ये कब हैं, ये तो सब प्रोबेबिलिटीज़ हो गई, और ये सब क्या हो गए, रैंडम वेरिएबल। गौर दीजिए एक तरीके से वही तो हो गया। अगर हम इसको टेढ़ा कर दें और हम इसको यूँ कर दें, इट मीन्स दैट कि x के मान और ये प्रोबेबिलिटीज़, वो रैंडम वेरिएबल और ये प्रोबेबिलिटीज़। क्लियर, तो वही चीज़ें हैं। x = 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है k, x = 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, x = 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 3k, इसके अलावा अन्य वैल्यू आएंगे उस पर कितनी है 0। ठीक है, तो एक तरीके से ये वही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट फंक्शन की फॉर्म में दे दिया है। तो आपका डिपेंड करता है कि आप समझ कैसे रहे हैं इसको। ठीक है, समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो फिर आराम से निकाल लेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो पहली बात, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इट मीन्स सबको जोड़ दो, 1 बराबर रखो। ठीक है, तो ए पॉइंट पे आ जाते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि k + 2k + 3k + 0 = 1। सभी प्रायिकताओं का योग 1 कितना हो गया, 2k 3k 5k और 1k 6k बराबर 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/6, k की वैल्यू क्या आ गई 1/6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या आपको निकालनी है, बी पॉइंट पे आ जाओ। ये तो ए पॉइंट था। ठीक है, k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू आ गई। बी पॉइंट में क्या कहा है बच्चों, इधर आ जाता, चलो यही निकाल दो। बी पॉइंट में हमसे कह रहा है, बी पॉइंट में पहला पार्ट, इसमें कहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू छोटी हो 2 से। तो भाई x की वैल्यू छोटी हो 2 से, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से छोटी मतलब ऊपर वाली 0 और 1। भाई x का मान जब 2 से छोटा हो
तो क्या हो, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, p जब x इज इक्वल टू 0 प्लस p जब x इज इक्वल टू 1। भाई 2 से छोटी ही तो है, 0 पे कितनी दे रखी है, x इक्वल टू 0 पे k, और x इक्वल टू 1 पे कितनी दे रखी है 2k। कितना आ जाएगा जोड़ के 3k। k की वैल्यू कितनी है 1/6, 3 2 जा 6, कितनी आ गई 1/2 यानी 0.5 आ जाएगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट बी का, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, बी के दूसरे पॉइंट में हमसे क्या पूछा है प्यारे, तो बी का जो दूसरा पॉइंट है ये है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब x का मान 2 हो या 2 से छोटा हो, यानी 2 भी ले सकते हैं और 2 से छोटे भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 के बराबर या 2 से छोटे हों, तो यानी कि p जब x बराबर 0 हो तब निकालना है, प्लस p जब x बराबर 1 हो तब भी निकालनी है, और जब p x बराबर 2 के बराबर भी निकालनी है। तो x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी देनी है k, x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी देनी है 2k, x बराबर 2 पे प्रोबेबिलिटी देनी है 3k। ऐड करो 5 और 1 6k, तो 6 और k की वैल्यू कितनी है प्यारे, k की वैल्यू निकाली है 1/6। इट मीन्स कट के क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और देखिए सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। भाई ये सभी प्रायिकता यही तो है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 1 ही आ रहा है क्योंकि हमने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया और जोड़ दिया और सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो सारी प्रायिकताओं का सम 1 ही आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है बी के में, भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x का मान बड़ा या बराबर हो किससे 2 से। तो x का मान 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो, दोनों पे निकालनी है। तो भाई x का मान 2 से बड़ा या 2 पर, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जब x बराबर 2 हो, और एक प्रोबेबिलिटी कब, जब p x बराबर क्या हो अन्यथा, क्योंकि 2 से बड़े पे क्या है अन्यथा ही तो है। तो भाई x बराबर 2 पे क्या दे रखी है 3k, और अन्यथा पे कितनी है 0, तो मतलब 3k, तो मतलब 3 और k की वैल्यू 1/6, मतलब 3 2 जा 6, इट मीन्स 1/2, मतलब 0.5। ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं मैं कैसे करा रहा हूँ। हमको इसको पहले ढंग से पढ़ना है, इसको समझना है ये है क्या। फंक्शन देख के घूम मत जाना, गिर मत जाना, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे ऐसा टेढ़ी मेढ़ी शक्ल देख लें सवाल की चक्कर पहले आ जाते हैं, भैया नहीं होगा नहीं होगा छोड़ो आगे बढ़ो। नहीं भाई समझो ध्यान से है क्या ये, यही तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बस फंक्शन की फॉर्म में दे दी है एक तरीके से। अगर आप सोचो तो रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली 0 पे 1k, 1 पे 2k, 2 पे 3k, और उससे आगे वैल्यू आएंगे 1 पे 0, कितनी भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कुछ भी आए 0। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग मान पूछ लिए, ये चीज़ है। k का मान निकालो, सारी प्रायिकताओं को जोड़ो भैया, बनाना चाहिए, सारी प्रायिकताओं को जोड़ो बनाना चाहिए। ठीक है साहब, सारी प्रायिकताओं जोड़ के हमने क्या किया, जोड़ के बराबर 1 रख दिया, k का मान आ गया। अब k का मान आ गया तो बाकी सब तो आ ही जाएंगे। दूसरे में क्या पूछ रहा है, बी पॉइंट में x का मान जब 2 से छोटा हो, 2 से छोटा क्या भैया 1 और 2, तो 1 और 2 में प्रोबेबिलिटी 2k और 1k 3k, 3k में k का मान लगाओ भाई 3k, k का मान 1/6 1/2। क्लियर। फिर नेक्स्ट तीसरे में क्या पूछा है, जब x का मान 2 हो या 2 से छोटा हो, तो मतलब ये 1/2 तो है ही, और 2 को और ले लेना है बस, यानी 3k को और ले लेना है। तो मतलब x इक्वल टू 2 से छोटी या 2 पर, तो 0 1 और 2 तीनों आएंगे, तीनों को जोड़ दिया, k का मान लगा दिया, आंसर आ गया। और चौथे में क्या बोल रहा है भाई, x का मान 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो x का मान 2 हो तो मतलब 3k, और 2 से बड़े पे क्या आ रही है 0, इट मीन्स 3k + 0 तो 3k, k का मान लगा दिया, आंसर आ गया 0.5। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक न्याय सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें क्या पूछा है, माध्य। देखो जब भी कभी आपसे माध्य पूछे या प्रत्याशा पूछे, क्या पूछे प्रत्याशा पूछे, तो बच्चों इनका निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक जैसा ही होता है। माध्य निकालने या एक्सेप्टेशन प्रोबेबिलिटी प्रत्याशा, ठीक है, या मीन, माध्य मतलब मीन और प्रत्याशा मतलब
एक्सेप्टेशन प्रोबेबिलिटी, दोनों को निकालने का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। और ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल होंगे किससे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही होंगे, प्रायिकता बंटन से ही होंगे। जब भी कभी आपसे माध्य निकलवाए या प्रत्याशा निकलवाए तो इस टाइप के सवाल किससे होंगे, प्रायिकता बंटन से ही होंगे। मतलब हमें प्रायिकता बंटन बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब 10वें सवाल में हमसे क्या पूछी है, माध्य पूछा है, मीन, तो इट मीन्स प्रायिकता बंटन बनानी पड़ेगी। और फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रायिकता बंटन बना लेते हैं, फिर माध्य निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो 10वां सवाल है भाई, इसमें कहा है एक न्याय सिक्के की 3 उछालें। सवाल नंबर क्या है भाई, 10। एक न्याय सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चितों की संख्या का माध्य, किसका मीन पूछा है, चितों की संख्या का। तो x की वैल्यू क्या होगी, चित मतलब टेल। ठीक है, और एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं पहले, एक न्याय सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्राप्त चितों की संख्या का माध्य निकालना है। प्राप्त चितों की संख्या का माध्य, माध्य हमसे पूछा है किसका, प्राप्त चितों की संख्या का। प्राप्त चित्तों की संख्या का क्या पूछा हमसे, माध्य पूछा है बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सिक्के को ये 3 बार उछाल रहा है और चित्तों की संख्या का माध्य पूछा है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, चित्तों की संख्या, यानी एक्स बराबर रैंडम वेरिएबल क्या होगा, चित्तों की संख्या। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, चित्तों की संख्या होगी। अब देखिए जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेंगी, केसेस क्या बनने वाले हैं। हो सकता है सिक्के को पहली बार उछाला, हेड आया, दूसरी बार उछाला फिर हेड आ गया, तीसरी बार उछाला फिर हेड आ गया। इट मीन्स 3 बार हेड आ गया। तो टेल कितनी बार आया, फिर 3 बार में एक भी बार नहीं आया। तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या होगी, फिर 0 होगी, क्योंकि एक्स क्या है, टेलों की संख्या। तो टेल तो एक भी नहीं आया, मतलब कितनी आया, 0 आया। टेल कितना आया, 0 आया। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो एक तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 0 हो सकती है। और हो सकता है पहली बार उछालें हेड आए, दूसरी बार उछालें हेड आए, तीसरी बार उछालें टेल आ जाए। एक बार टेल आ सकता है, या पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी 2 बार में हेड आ जाए, या पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में हेड आ जाए। तो कितने केसेस बनेंगे, देखिए जब ये कब है, ये एक्स बराबर 0 कब है, एक्स बराबर 0 कब होगा, जब पहली बार उछाला तो हेड, दूसरी बार उछाला फिर हेड, तीसरी बार उछाला फिर हेड, तो मतलब 0, जो कि एक्स क्या है, टेलों की संख्या, चितों की संख्या। सॉरी चित नहीं, आई वो पट है, एक बार मैं देख लेता हूँ, सो सॉरी। एक नया सिक्के को 3 उछाला बचाया था और ये है प्राप्त चितों की संख्या का, चित, यस यस चित ही है बच्चों, चित। तो भाई यहाँ पर तो फिर गड़बड़ हो रहा थोड़ा सा, यहाँ से अब सही है। चित कहा है, मेरे दिमाग में फीड था कि टेल पूछा है, एक्स बराबर टेल नहीं, एक्स बराबर टेल नहीं, चित पूछा है हमसे, पूछी है कि चित, चित आएगा। ठीक है, और माध्य पूछा है चित्तों की संख्या का, यस चित ही लिखा है हमने। और हम बात कर रहे हैं टेल के बारे में, सो सॉरी। हमसे क्या पूछा है, चित, मतलब कि चित जितनी बार आएगा वो एक्स का मान होगा और सिक्के को 3 बार उछालना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी कि 3 बार उछाला, एक भी बार चित नहीं आया, एक भी बार हेड नहीं आया, एक भी बार हेड नहीं आया। चित मतलब हेड और पट मतलब टेल, तो एक भी बार चित नहीं आया। हो सकता है एक बार चित आ जाए, हो सकता है 2 बार चित आ जाए, हो सकता है 3 बार चित आ जाए। ठीक है, देखो एक्स हो सकता है, हमने सिक्का उछाला पहली बार तो क्या आया, टेल आ गया, वो दूसरी बार उछाला फिर टेल आ गया, तीसरी बार उछाला फिर टेल आ गया। इट मीन्स हेड की संख्या क्या हुई, 0। या फिर हो सकता है पहली बार उछाला टेल, दूसरी बार उछाला टेल, लेकिन तीसरी बार में हेड आ गया। एक बार हेड आ सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है तीसरे नंबर पे हेड आए, ये भी तो हो सकता है पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में हेड आ जाए और तीसरी बार में फिर टेल आ जाए।
या फिर और एक हेड आने की और क्या पॉसिबिलिटी है, या हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल आ जाए। तो एक हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, 3। तो मतलब एक हेड आने की 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। या हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, तो हो सकता है पहली बार टेल, दूसरी बार हेड और तीसरी बार भी हेड, या पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड, या पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। 2 हेड आने की तो 2 आ जाएगा एक्स का मान। 3 मत लिख दीजिएगा, 3 मत लिख दीजिएगा, पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है मैं तुम्हें दिखाऊँ, आपको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। फिर तो हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, तो हेड हेड हेड, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 बार हटाने की एक्स की वैल्यू 3 आ गई। 2 बार हटाने की 2, 1 बार हटाने की 1, 1 बार हटाने की नहीं, मतलब 0, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई, संभावित जो मान हो गई, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू आ गई संभावित, वो कितनी आई, हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, मतलब एक्स की वैल्यू 0, हो सकता है एक बार हेड आए तो एक्स की वैल्यू 1, हो सकता है 2 बार हेड आए तो एक्स की वैल्यू 2, हो सकता है 3 बार हेड आए तो एक्स की वैल्यू 3। अब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, प्रायिकता बंटन बनानी है, तभी हम निकाल सकते हैं किसको, माध्य को। क्योंकि माध्य निकाला या प्रत्याशा निकाला, दोनों का सवाल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से होंगे। मैं आपको बात बता चुका हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें भाई, इनकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब एक्स बराबर क्या हो, 0। तो एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है कि पहली बार छाला तब भी टेल, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, सिक्कों को छालना है, टेल आने की प्रायिकता 1/2, हेड आने की भी 1/2, क्योंकि 2 फेस होते हैं, कुछ भी आ सकता है, 2 में से कोई एक आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो कोई एक आएगा मतलब 1, और कितने में से 2 में से 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हेड एक ही बार नहीं आया, तो मतलब 3 बार टेल आया भाई। पहली बार छाया टेल, तो टेल आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार छाला फिर क्रमागत, फिर टेल, फिर 1/2, फिर 1/2, मतलब लगातार सिक्के उछाले गए तुरंत बाई तुरंत, तो गुणा ही तो होता है, ठीक है। तो 1/8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर देखो ये 3 कंडीशन बन रही हैं। मान लो पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तो यानी कि कब, P जब x और क्या हो, 1 हो। तो देखो या तो एक तरीका है कि आप 3 से गुणा कर दो, 1 का निकाल लो, या तीनों का लिखो। देखो ऐसे कर सकते हैं आप इसको, पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तो 1/2, 1/2, और एक बार हेड आया तो हेड आने की भी 1/2, या प्लस पहली बार टेल 1/2, हेड की भी 1/2, टेल की भी 1/2, प्लस हेड की 1/2, टेल की 1/2, और इसकी भी 1/2। तो यार हम 3 बार लिख रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि एक बार लिख के 3 से गुणा कर दें, इसलिए मैं कह रहा था कि आप जरूरी नहीं पूरा लिखें, आप एक ही बार लिख के 3 से गुणा कर सकते हैं। भाई 3 बार जोड़ रहे हैं तो 3 से गुणा कर दो ना, बात तो एक ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इस बार लिख रहा हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 1/2 × 1/2 × 1/2, इट मीन्स दैट 3 × 1 3 1 2 1 1, और 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 3/8, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो वही चीज़ है, 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है हर एक में, तो मतलब यहाँ पर हम वही 3 केस बन रहे हैं, तो एक बार लिखेंगे और 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए कब निकालनी है, जब x बराबर क्या हो, 2, 2 बार हेड आए। तो मान लीजिए पहली बार आया टेल, तो 1/2, दूसरी बार आया हेड, तो उसकी भी 1/2, हेड आने की भी, और दूसरी बार भी हेड आने की प्रायिकता 1/2, और 3 केस बन रहा है, तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा, मतलब ऊपर 3 और नीचे 8, ठीक है। चौथे में आ जाओ, ऐसे भैया 3 बार हेड आ गया, 3 बार हेड, मतलब कब निकालनी है प्रोबेबिलिटी, जब x बराबर क्या हो, 3 हो। तो यानी कि पहली बार हेड तब भी 1/2, दूसरी बार हेड तो 1/2, तीसरी बार हेड 1/2, इट मीन्स दैट कि 3 1/8, 1/8, 1/8। अब क्या भैया हमारी प्रोबेबिलिटी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ के देख लो, जोड़ के अगर 1 आ रहा है तो सही है। कैसे, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8, 8/8 कट गया, आ गया 1। सारी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। सारी प्रायिकता को जोड़कर देखा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब सही है, ठीक है। अब क्या निकालनी है, प्रायिकता बंटन बनानी है। तो प्रायिकता बंटन कैसे बनाएंगे प्यारे, ऐसे बनाएंगे, x और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी px, ठीक है।
एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, 1 तो 3/8। एक्स की वैल्यू क्या है 2, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, 2 पर 3/8। एक्स की वैल्यू क्या है 3, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, 3 पर 1/8। और ये आपकी आ गई प्रायिकता बंटन। लेकिन हमसे प्रायिकता बंटन नहीं पूछा, हमसे पूछा था माध्य। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये होता है बच्चों माध्य निकालने का फॉर्मूला। तो माध्य बराबर सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, पी आई इंटू एक्स आई, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है पी आई इंटू एक्स आई, मतलब या पी इंटू एक्स बोल दीजिए आप, ठीक है। पी इंटू एक्स बोल सकते हैं या एक्स इंटू पी, कुछ भी बोल दीजिए आप, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स भी बोल सकते हैं आप, पी एक्स इंटू एक्स। कैसे? पी एक्स क्या है प्रोबेबिलिटी, एक्स क्या है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन का सम ही क्या होता है माध्य, मीन, ठीक है। रैंडम वेरिएबल उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, सबका एडिशन। सिग्मा क्या बताता है योग को, मतलब इन सब का फिर योग। पहले पी एक्स का एक्स में गुणा करो फिर उसका योग कर दो, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, जिसमें ये पी आई हो जाएगा तुम्हारा और ये एक्स आई हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर क्लास नंबर 10th में भी पढ़ा होगा क्लास में, और 11th में भी पढ़ा होगी सांख्यिकी स्टैटिक्स उसमें, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले। तो चलिए 10th में ये फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपने। तो भाई अब इसमें लगाते हैं, तो कैसे निकालेंगे माध्य, माध्य हम कैसे निकालेंगे भाई कि पी आई निकालो, एक्स आई निकालो और उनका जोड़ दो, उनका गुणा करके जोड़ दो। तो एक्स ये रहा और पी ये रहा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, यानी 0 गुणा 1/8 फिर प्लस 1 गुणा 3/8, 3/8 फिर प्लस 2 गुणा 3/8, 2 तिया 6/8, 6/8 प्लस 3 गुणा 1/8 तो 3/8। सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, ऊपर देना हो गया 6 और 6 12/8, 6 और 6 12/8 का हो गया 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी 3/2 पॉइंटों में निकालनी है। तो भाई ये तुम्हारा जाएगा 1.5 ऐसे करके, ये आपका मीन आ गया इसका। तो आपने एक चीज़ सही सीखी, यहाँ पर नई सीखी, क्या मीन निकालना। हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकाले या प्रत्याशी निकाले, ठीक है। प्रत्याशा ही को है ना इसमें, यस यही का है प्रत्याशा एक्सेप्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाले, है ना। तो दोनों को निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएंगे, यानी पहले आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ही बनाएंगे। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी तो उनके प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन का सम कर दीजिए, वही आपका क्या होगा मीन। फॉर्मूला क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, या पी इंटू एक्स भी बोल सकते हो, जहाँ पी प्रोबेबिलिटी और एक्स रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।